मुश्किल होता है कि हम जो पॉलिटिक्स करता है ना, हम तो मार्क्सिज्म के ऊपर विश्वास करता है। मार्क्सिज्म एक साइंटिफिक आइडियोलॉजी है। ये हम कोई जात के आधार में, धर्म के आधार में हम कभी वोट के कैंपेन नहीं करता है, जैसा बीजेपी करता है, जैसा तृणमूल कांग्रेस करता है। हम लोग ऐसा कभी नहीं करता है। जितना भी चुनाव हुआ है, जितना भी लेफ्ट पार्टी, विशेष करके कम्युनिस्ट पार्टी जो वोट में जीता है, इसमें कभी कास्ट के आधार में नहीं जीता है, रिलीजियन के आधार में नहीं जीता है, धर्म के आधार में हम नहीं जीता है। हम जीता है क्लास के आधार में। हम विश्वास करते हैं क्लास। ये पार्टी और ये गवर्नमेंट इंडिया के सबसे बड़ा करप्टेड है। रोज रोज जो खून होता है, कौन किसके मरता है? तृणमूल को मरता है। कभी देखा है कोई पार्टी है इंडिया में ऐसा? ये जो आरजी कोर में जो हुआ है, ये होना चाहिए। महिला का कोई सिक्योरिटी है? लेट्स टॉक के चौथे संस्करण में फिर आपके सामने उपस्थित हुए और इस बार हमारे पास जो मेहमान आए हैं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, वह एक दिग्गज माकपा नेता है। और अगर यूं कहूं कि 3 दशक से अधिक का समय उनका राजनीति में गुजरा है और बहुत ही बड़ा अनुभव है उनके पास में। और अगर सिलीगुड़ी के विश्वकर्मा के बारे में अगर कहा जाए तो पहला विश्वकर्मा लोग उन्हें ही मानते हैं, अशोक भट्टाचार्य जिनका नाम है, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। नमस्कार अशोक दा। तो अशोक दा के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जिन लोगों को पता नहीं है, अगर इस पीढ़ी के जो लोग हैं उन्हें शायद हो सकता है उनके पहले के बारे में जानकारी कम हो। ये पहली बार 1987 में सिलीगुड़ी नगर पालिका जिस समय हुआ करता था, कॉरपोरेशन उसके बाद बना है, उस समय के परिषद के चेयरमैन बने थे। 5 बार सिलीगुड़ी में विधायक रह चुके हैं, 1 बार सिलीगुड़ी नगर निगम में मेयर रह चुके हैं, 3 बार अर्बन डेवलपमेंट एवं म्युनिसिपल अफेयर मंत्री रह चुके हैं। ऐसा अनुभव इनका है। मैंने सही कहा अशोक दा आपके बारे में, आपका परिचय के बारे में जो कहा, आप 3 बार मंत्री रह चुके हैं? नहीं, मैं तो ये बात ठीक है। राजनीति में मेरा हो गया है 56 ईयर्स, 56 वर्ष। 1968 साल में जब हम कॉलेज में, सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सेकेंड ईयर में मैं पढ़ते थे, उस टाइम में मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया था, एसएफआई में। तो वो एसएफआई करते करते उस टाइम में वो 2-3 बार जेल में भी गया था। इसके बाद मैं डीवाईएफआई का दार्जिलिंग जिला सेक्रेटरी हुआ। इसके बाद सिलीगुड़ी लोकल कमेटी, उस टाइम में लोकल कमेटी था, लोकल कमेटी को सेक्रेटरी भी हुआ था। ये बात ठीक है। 1988 साल में 1988 में मैं सिलीगुड़ी, तब कॉरपोरेशन नहीं थे, परिषद था उस टाइम में। सिलीगुड़ी म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका थे। ये नगर पालिका के मैं काउंसलर हुआ था और उसके बाद मैं चेयरमैन हुआ था। तो चेयरमैन था 3 वर्ष। 1991 साल में मैं विधानसभा में खड़ा हुआ और नगर निगम सिलीगुड़ी नगर पालिका छोड़ दिया। तो उसके बाद 91 साल में जब विधानसभा के चुनाव में हम जीता, उस टाइम में ही मैं मिनिस्टर हुआ था। इसके बाद मैं 4 बार 2006 साल तक मैं जीता था। 2006 साल 2011 साल तक मैं नगर पालिका और नगर विकास डिपार्टमेंट के मंत्री थे। इसके बाद 2011 साल में मैं हार गए थे। 2015 साल में फिर से जीत के मैं मेयर बने और 2016 साल में फिर से मैं विधायक हुआ। इसके बाद मैं वोट में हार गया था 2021 साल में। तो इसीलिए 4 बार मैं राज्यों का मिनिस्टर थे और 5 बार मैं एमएलए थे और 1 बार म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन और एक बार मैं सिलीगुड़ी का मेयर हुए थे। इसके साथ में पार्टी में पहला इसे लोकल कमेटी सेक्रेटरी थे। इसके बाद मैं जिला के सेक्रेटरीट मेंबर चुने। इसके बाद मैं पार्टी का स्टेट कमेटी का मेंबर हुआ। इसके बाद स्टेट सेक्रेटेरिएट के मेंबर हुआ। अभी मैं आज तक मैं
स्पेशल इनवाइटी मेंबर है राज्य कमेटी को। और हमारे दार्जिलिंग जिला से भी हमारा टर्म ख़त्म हो गया है, हमारा उम्र हो गया, इसीलिए पार्टी में है पूरी, लेकिन जैसा पहला जो पोस्ट मेरा था ऐसा नहीं है। पोस्ट नहीं है। नहीं। सबसे पहला सवाल और हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आप मिले हैं हमसे, तो हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आपका जो ये इतना लंबा जर्नी था, बहुत व्यस्त जर्नी था। मैंने आपको देखा है, काफ़ी पहले से मैंने आपको देखा है कि आपका जीवन बहुत व्यस्त था। आप सारे दिन लोगों के बीच घिरे रहते थे, हर समय मीटिंग, हर समय ये, क्योंकि मिनिस्टर भी थे, मेयर भी थे, बहुत सारे पोस्ट भी थे, और कलकत्ता भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अगर उत्तर बंगाल में किसी को प्यार सबसे ज़्यादा मिला कलकत्ता का, माने सत्ता पक्ष से उस समय के दौरान, तो आपको मिला। आपके जीवन बहुत व्यस्त था। लेकिन आज के दौर में अगर अभी वर्तमान की बात करें तो आप कैसे समय काट रहे हैं? उतना व्यस्त समय बीता है और आज इस दौर को आप कैसे बिता रहे हैं? क्योंकि अब आपके पास चारों तरफ इर्द गिर्द वो लाइमलाइट नहीं है ना। इस बीच में मेरा सबसे बड़ा जो दुखद को जो घटना घटा, मेरा वाइफ एक्सपायर किया है इसमें, तो ये मेरा आई मिस एवरी टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा मिसिंग मेरा है जीवन में। तो एकदम घर में एक ही है, अकेला ही रहते हैं, तो इसके लिए पढ़ा लिखा ज़्यादा कर रहा है, लिखना ज़्यादा कर रहा है, बहुत किताब पढ़ते हैं सुबह में, रात में, और पार्टी का जुलूस मीटिंग इसमें जा रहा है, और कुछ नॉन पार्टी प्रोग्राम भी मुझे इनवाइट करता है, उसमें भी हम जाते हैं, और सबको साथ में बातचीत करते हैं, ये चल जाता है इसीलिए। लेकिन मेरा एक तो गैप तो है आपका। तो एक समय आप जीत की गारंटी माने जाते थे। अगर उत्तर बंगाल की बात करें, आप यहाँ पर जीत की गारंटी माने जाते थे। अशोक भट्टाचार्य एक बहुत बड़ा नाम था। आप कैसे हार गए? विधानसभा चुनाव जो हारे 2021 में, आप कैसे हार गए? इसको क्या मानते हैं? इस हार का कारण क्या मानते हैं? क्या आपको नकार दिया लोगों ने? देखिए, 2006 साल में मैं 75,000 वोट में जीता था, बंगाल के सबसे ज़्यादा वोट में। आपने रिकॉर्ड तोड़ा था। वोट में हम जीता था, रिकॉर्ड किया था। उसके बाद 2011 साल में 5,000 वोट में मैं हार गया था। इसके बाद 2016 साल में फिर से जीता है, और 2021 साल में हमें हार गया। लेकिन ये 2021 साल में हम जब चुनाव के जो कैंपेन करता था, उस टाइम में हम देखा कि बहुत आदमी को बहुत सपोर्ट मिला था। लेकिन लगता है कि कोई पॉलिटिकल कारण में उस पर 2021 साल में चुनाव में फ्रॉम कुचबिहार टू फरीदाबाद तो कम से कम सब सीट बीजेपी जीता था। तो बीजेपी का एक लहर था उस टाइम में, जिस लहर सारा इंडिया में 2 बार बीजेपी प्राइम मिनिस्टर हुआ, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बना, और तृणमूल कांग्रेस को भी एक ज़्यादा वोट मिलता था उस टाइम में, एक विशेष करके साउथ बंगाल में, और मुस्लिम के वोट में भी तृणमूल कांग्रेस बहुत ज़्यादा, जो आपके वोटर थे वो वहाँ वो हमारा जो वोटर था, सबसे ज़्यादा 2 वोटर हमारा था। एक था सिलीगुड़ी का, जितना भी हिंदी भाषी का भीतर, मारवाड़ी, बिहारी, इस सब के भीतर, और साथ हमारे जो वोट मिलता था वो होता था वो जो रिफ्यूजी है, पूरब बंगाल से जो आता था, वैसे जैसा रिफ्यूजी कहता है ना, तो वो आदमी सिलीगुड़ी का ज़्यादा है, उसके वोट भी में ज़्यादा मिलता था। उस बार चुनाव में हम लोग देखा है कि नॉन बंगाली को वोट और बंगाली जो रिफ्यूजी के जो वोट होता है, ये ज़्यादा मिल गया है बीजेपी को, और जो साउथ बंगाल के जो वोट और मुस्लिम के वोट सबसे ज़्यादा मिला है तृणमूल कांग्रेस को। मुश्किल होता है कि हम जो पॉलिटिक्स करता है ना, हम तो मार्क्सिज्म के ऊपर विश्वास करता है। मार्क्सिज्म एक साइंटिफिक आइडियोलॉजी है। ये हम कोई जात के आधार में, धर्म के आधार में हम कभी वोट की कैंपेन नहीं करता है, जैसा बीजेपी करता है, जैसा तृणमूल कांग्रेस करता है। हम लोग ऐसा कभी नहीं करता है। हम कब बोलता है कि हिंदू, मुसलमान, बंगाली, बिहारी, सब कोई समान अधिकार और मर्यादा रखना चाहिए, और हम कम्युनल कोई क्लैश, कम्युनल कोई एक जो प्रॉब्लम जो समस्या कर रहा है, हम देख रहा है, वो नहीं होना चाहिए।
हम चाहता है कि सब मिलजुल करके रहना चाहिए। ये है हमारा नीति है। ये हमारा नीति के साथ में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को नीति के साथ बहुत फर्क है, इसीलिए लगता है हम वोट नहीं मिला है। लेकिन ये नहीं जो अशोक दा, पॉलिटिक्स मैं आपको टोकूंगा एक बात। मैंने आपके बारे में पूछा है, मैंने पार्टी के बारे में नहीं पूछा, वो मैं बाद में पूछूंगा। मैंने पूछा है कि अशोक भट्टाचार्य ने जिस तरीके से सिलीगुड़ी और पूरे उत्तर बंगाल के लिए काम किया था, आपने सिलीगुड़ी का परचम पूरे राष्ट्र, पूरे देश में लहराया था, तो आपका इंडिविजुअल अपना एक आइडेंटिटी था। अशोक भट्टाचार्य, आपको क्यों नकारा लोगों ने? कभी कभी टाइम में ना इंडिविजुअल फैक्टर नहीं होता है। अच्छा, कोई ये तो विशेष करके जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसके कहता है ना, पहचान के राजनीति धर्म के नाम में होता है, भाषा के नाम में होता है, जात के नाम में होता है। तो पहचान के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जब होता है उस टाइम में कभी परफॉर्मेंस वो कंसिडर नहीं कर रहा है। जनता परफॉर्मेंस सेकेंडरी हो जाता है, वो प्राइमरी होता है। उसको जात पात धर्म ये सब पहला होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो होता है। तो इस चिंता इसमें वोट हमको नहीं दिया है जनता वोट दिया है बीजेपी के को तृणमूल। माने हवा का वोट आप मान रहे हैं इसको कि हवा को कोई वोट हमको नहीं मिला है। लेकिन पहला जो हम जितना बार वोट में जीता है, इसमें जीतने के कारण है मेरा परफॉर्मेंस के आधार में अगर वोट होगा तो आप जो पहला जो बोला है, परफॉर्मेंस एक वोट होगा, परफॉर्मेंस का अच्छा, जिस दिन परफॉर्मेंस से वोट होगा आप जीतेंगे, आप ये कह रहे हैं? मैं जीतेगा, मैं गारंटी अभी तक गारंटी देता है। तो आप इस बार खड़े हो रहे हैं? नहीं, कभी नहीं, और कोई नहीं। तो आप फिर कब जीतेंगे? नहीं, कभी नहीं। आपने कहा कि आप परफॉर्मेंस के आधार पर जीतेंगे। परफॉर्मेंस के आधार में जीता है। हाँ, और वो लोग जो जीता है जात के आधार में, धर्म के आधार में, ये दो फर्क है। हम कभी वोट के लिए जनता के पास जाके, अशोक दा एक फिगर है, एक चेहरा है, इस बार क्या विधानसभा में आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, एकदम ही नहीं, हो गया है। कहीं से भी नहीं करेंगे? वो नहीं, एकदम ही नहीं। तो आपने हार मान लिया, राजनीतिक हार आपने मान लिया? ना, राजनीतिक हमारा उम्र हो गया ज्यादा। हमारा तो ये आप एज के हिसाब से आप नया आदमी को देना, नया पीढ़ी को देना तो चाहिए। अशोक दा, नए आदमी को पहले क्यों नहीं उतारा आप लोगों ने? 2021 में गलती क्यों दिया है? हमारा पार्टी में तो नया आदमी बहुत है। नहीं, सिलीगुड़ी में क्यों नहीं दिया आपने नया आदमी? ना, सिलीगुड़ी में देखिए, सिलीगुड़ी में विधानसभा में हमारा, लोकसभा में दिया था समन पाठक, वो तो भी यंग है, एकदम ही यंग, तब भी वोट नहीं मिला है। लेकिन वोट तो ये नहीं हो रहा ना, बंगाल में, इंडिया में भी हम देख रहे हैं, विशेष करके बंगाल में, कि वोट पहला ऐसा नहीं था। बंगाल में जो वोट होता था, देखिए सारा बंगाल के अनडिवाइडेड बंगाल, इवन आफ्टर डिवीजन ऑफ बंगाल, इंडिपेंडेंस के बाद में भी, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जितना भी चुनाव हुआ है, जितना भी लेफ्ट पार्टी, विशेष करके कम्युनिस्ट पार्टी जो वोट में जीता है, इसमें कभी कास्ट के आधार में नहीं जीता है, रिलीजन के आधार में नहीं जीता है, धर्म के आधार में हम नहीं जीता है। हम जीता है क्लास के आधार में। हम विश्वास करते हैं क्लास, वी बिलीव इन क्लास। और कास्टिज्म में भी हम विश्वास नहीं करता है। हम सभी कास्ट, सभी जो धर्म में जो बिलीव विश्वास करता है, जो धर्म में विश्वास नहीं करता है, सब आदमी को ही हम एकदम ही प्यार करते हैं। सब आदमी के प्रति हम रेस्पेक्ट हम जनाते हैं। सभी के प्रति एक जैसा है। किसी भी भाषा का आदमी हो सकता है, नेपाली हो सकता है, हिंदी हो सकता है, सिर्फ पंजाबी हो सकता है। सब भाषा के आदमी, सब जाति के आदमी, सब धर्म के आदमी को हम चाहता है उनको समान मर्यादा मिले, ये हम चाहता है। इसके आधार में हम वोट करता है। धन्यवाद। अशोक दा, आपका बोर्ड था नगर निगम में, 5 साल तक आप लोग रहे। उससे पहले भी, पहले सत्ता में थे तब भी आपके पास सिलीगुड़ी था। सिलीगुड़ी, लोग कहते हैं कि ऐसा शहर है जो कि अनप्लांट है। ये देन आप लोगों की है, इसको आप लोगों की देन मानते हैं, क्योंकि इतना अनप्लांट सिटी है कि यहाँ पर जहाँ तहाँ जो सड़कें हैं उनके बारे में विजन नहीं था आपका। आप लोगों ने 34 साल शासन किया, लेकिन सिलीगुड़ी के बारे में आपके पास विजन नहीं था कि 50 साल बाद की बात सोचे या 30 साल बाद की बात सोचे। ऐसा, इस बात को आप क्या कहेंगे कि आपके पास विजन था आप लोगों के पास? भारत के इंडिपेंडेंट भारत हुआ है 78 ईयर्स हो गया, 78 साल। हाँ। इसमें हम 34 साल सरकार में थे। इसके पहले तो कांग्रेस थे। तो कांग्रेस के टाइम में सिलीगुड़ी को कोई विकास हुआ था? कोई बोल सकता है? ये सिलीगुड़ी का, ये जो हम लोग क्या किया था, मैं जब मिनिस्टर हुआ 1991 में, उस टाइम में पहला जो काम किया था, सिलीगुड़ी को नगर निगम बनाया। पहला वो म्यूनिसिपैलिटी था।
आपका हम ही नगर देन निगम बनाया, हम तो आपका ही देन है। मिनिस्टर थे इस टाइम में। इसके बाद सिलीगुड़ी के जो आज घर घर में जो पीने के पानी, ये जो पाइपलाइन से पीने के पानी जो आप लोग जो ड्रिंकिंग वाटर, हाँ, पेयजल, हाँ, पेयजल, ये पेयजल का काम कौन किया है? हम लोग किया है। सिलीगुड़ी के जो बस टर्मिनल्स हमने किया है। सिलीगुड़ी को जो हिलकाट रोड, विधान रोड, सेवक रोड, बर्धमान रोड, SF रोड, सबको जो वाइडन किया था वो तो हमने किया है। नया जो फ्लाईओवर हमने बनाया, अंडरपास हमने बनाया, बस टर्मिनल्स हमने बनाया, सिलीगुड़ी को उत्तरायण वो हमने बनाया, हिमाचल बिहार हमने बनाया। अगर देखिए जो सिलीगुड़ी का उधर जो बाईपास, फुलबाड़ी बाईपास, ईस्टर्न बाईपास, सबने हमने बनाया। तो ये सिलीगुड़ी को एक अनप्लान सिटी को जितना भी प्लान डेवलपमेंट जो हुआ है आप देख रहा है, ये हमारे टाइम में हुआ है, वामफ्रंट सरकार के टाइम में हुआ है, हमने बनाया। तो इसके माने ये नहीं हम सब कुछ हो गया, नहीं, बहुत कुछ करना बाकी है, ये हमको करने होगा। सबसे बड़ा चीज़ है ये जो सिलीगुड़ी का जितना भी रिफ्यूजी लोग है, जो पूरा बंगाल से आया है, इसको जो रिफ्यूजी कॉलोनी है, इसको सब रिकॉग्निशन दिया है। 1 रुपया दे के वो ज़मीन मिला है। आज उनको ज़मीन का दाम कितना हुआ? पहला होता 4000 5000 रुपया कट्ठा था। आज तो कम बागाजुद्दीन कॉलोनी में जाइए कि दूसरा कोई कॉलोनी में जाइए, उसके कम से कम 30 लाख 40 लाख 50 लाख हो। ये सेवक रोड का ज़मीन का दाम क्या है? हम रास्ता बनाया, रास्ता वाइडनिंग किया है रोड, इसके बाद ज़मीन का दाम कितना बढ़ गया है। आते कितना अर्बनाइजेशन हो रहा है इस माहौल में। अशोक दा, आपके समय में आपने क्या ऐसा महत्वपूर्ण काम बाकी छोड़ा था जो आप, अगर आपकी सरकार आती है वापस, तो आप करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है महत्वपूर्ण काम आपको करना पड़ेगा अगर सरकार आती है? हमारा जो बहुत कुछ करना तो है। इतना पहला सिलीगुड़ी का 1949 साल में सिलीगुड़ी का 5000 पॉपुलेशन थे। अभी सिलीगुड़ी का पॉपुलेशन हो गया है कम से कम 7 लाख। 7 लाख। तो ये 7 लाख को आदमी को बैठने के लिए सबसे बड़ा जो काम है ये होगा ट्रैफिक प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल जो एयर पोल्यूशन ये जो बढ़ रहा है, इसको घटाना चाहिए। और साथ साथ जितना भी गरीब आदमी है जो बस्ती में इस्लाम में रहते हैं, इसके लिए परमानेंट उसको पट्टा नहीं तो डीड देना चाहिए। ये काम तो हम किया था, लेकिन बहुत कुछ बाकी है। ये कुछ हमको करने होगा। पीने के पानी के लिए जो है, हम पीने के पानी की व्यवस्था किया था तब सिलीगुड़ी म्यूनिसिपैलिटी था, नगर पालिका था। उस टाइम में इतना पॉपुलेशन भी नहीं थे। तो इसीलिए जितना भी जल्द से जल्द ये हमारा सेकेंड जो ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रोजेक्ट है ये ख़त्म होना चाहिए। हम जो शुरू किया था मोहनंदा एक्शन प्लान, ये इनकम्प्लीट है। अभी ये बहुत बड़ा करप्शन किया था। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जब रुद्रनाथ भट्टाचार्य जी चेयरमैन थे, उस टाइम में बहुत 200 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ था। तो उससे ये रुपया उधार करना चाहिए। ये रुपया दे के ये इनकम्प्लीट जो मोहनंदा एक्शन प्लान उसको कंप्लीट करना चाहिए। और साथ साथ में हमारा सिलीगुड़ी के लिए फ्यूचर के लिए एक जैसा सर्कुलर रेल होना चाहिए, नहीं तो मेट्रो रेल होना चाहिए। ये सब तो करना चाहिए क्योंकि सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का कलकत्ता के बाद सेकेंड इम्पोर्टेंट सिटी है। अभी सिलीगुड़ी का साथ बांग्लादेश एकदम नज़दीक हो गया है, चाइना भी ज़्यादा दूर नहीं है, भूटान नेपाल भी तो दूर नहीं है। एक सारा इंडिया में कभी कोई ऐसा कोई जगह आपको नहीं मिलेगा जहाँ चारों देश को बॉर्डर है। इसलिए सिलीगुड़ी को विकास के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तब हम सिलीगुड़ी को लिए फ्यूचर में ये सब करना हमारा, हम चाहेगा कि ये सब काम होना चाहिए सिलीगुड़ी के लिए। आपके समय में जब बोर्ड था तब विरोधी आरोप लगाते थे कि आप लोग जो बोर्ड चला रहे हैं एकदम व्यर्थ है, उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, आप लोग माने एकदम गलत तरीके से बोर्ड चला रहे हैं, कुछ विकास नहीं हो रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद अभी आप लोगों के तरफ से कहा जाता है कि इस बोर्ड के ऊपर में आरोप लगता है कि ये बोर्ड अच्छे से नहीं चलता है। तो वाकई में माजरा क्या है, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा। आपके दृष्टिकोण से अभी जो काम हो रहा है वो कैसा है? हम तो एक बार बोला था तृणमूल कांग्रेस को, गौतम देव को,
जैसे हमारा टाइम में किया हुआ और आपको सरकार के टाइम में किया हुआ, ये दोनों एक दीनबंधु मंच में एक डिबेट होना चाहिए। मैं भी बोलूँगा, आप भी बोलिए, तो जनता सुनना चाहिए। जनता को जो सवाल होगा वो भी हम सुनेगा, उसको रिप्लाई भी हम देगा। गौतम देव पहला तो राजी हुआ था कि हम करेगा। ये 3 दिन 4 दिन पहला और नहीं, चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया है आपको साथ में कोई डिबेट करना नहीं चाहिए। अच्छा, एक उसका तो प्रोग्राम हिम्मत शायद नहीं हुआ है। था, मुझे याद है, एक प्रोग्राम शायद ऐसा ऑर्गेनाइज हुआ था, बाद में कैंसिल हुआ था शायद। हाँ, क्या कैंसिल, लास्ट में कैंसिल हुआ, कर दिया। अभी तो हम तो कोई डेवलपमेंट में जाए डायरेक्ट तो नहीं है, कोई सरकारी पोस्ट पे तो हम नहीं है, तब भी हम तो रेडी है, ऑलवेज रेडी तो उसको फेस करने के लिए। लेकिन वो तो राजी नहीं होता है, तो उसमें हमको जनता को सामने है, जनता को सामने है। हमारे टाइम में किया हुआ और उनको टाइम में किया हुआ, तो सब आंखों में देखता है, आंखों में देखता है। ये तो कोई हिडन तो कुछ नहीं है, सब जनता यहाँ आंखों में देख रहा है। देख के बोलेगा ये वामफ्रंट के टाइम में सबसे ज़्यादा विकास सिलीगुड़ी में हुआ है, सब कम सिलीगुड़ी में वामफ्रंट के टाइम में ही हुआ है। अभी कैसे चलना चाहिए बोर्ड, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इनको बोर्ड चलाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है बंगाल गवर्नमेंट को, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, तृणमूल कांग्रेस को जो गवर्नमेंट, इसके विरोध में जनता को सबसे बड़ा आरोप किया है। ये पार्टी और ये गवर्नमेंट इंडिया के सबसे बड़ा करप्टेड है, सबसे बड़ा करप्टेड है। करप्टेड ऐसा करप्शन है, किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि इतना मिनिस्टर, एक मिनिस्टर को कुछ दिन पहला जेल से निकल गया है, ये निकल जा सकता है, 1 वर्ष जेल में था। हम तो 34 वर्ष सरकार में थे, मैं भी 20 वर्ष मिनिस्टर थे। एक आदमी एक अंगुली उठाने सकेगा जी हम करप्शन किया है? आज ये तृणमूल कांग्रेस को जो नगर निगम के जो बोर्ड चलता है, पेपर में क्या लिखा है? एक डेप्यूटी मेयर के विरोध में बोला है कि 1000 करोड़ रुपया के उनको करप्शन है। कितना जमीन है, कितना घर है उनका, कितना पैसे के मालिक बन गया है ये बने नगर निगम के काउंसलर और डेप्यूटी मेयर बनने के बाद। एक वो बोलता था कि हम कोर्ट में केस करूँगा, केस किया है? आपके तो ऊपर हिम्मत है केस करना? आपके नाम से एक बार बोला गया था इलेक्शन के समय में, आपके पास आय से ज्यादा संपत्ति है, ऐसा आरोप लगा। आपने भी कहा था मानानी का दावा करेंगे आप हाँ, पे। तो हम तो बोला ही था, हम तो चैलेंज किया था। हमारा विरोध में क्या बोल सकेगा? हम अगर हमारा विरोध में एक भी कम, जो कि हम लोग देखता है 2 आँख में और जनता देखता है 1000 आँखों में। हम लोग आपको देखता है 2 आँख में और आप लोग मुझे देखा। हमको अगर देखता था तो इतना दिन कि मीडिया लोग की चुपचाप बोलता था, एक आदमी भी बोलने नहीं सकेगा। सारा ये देखिए अभी खून खराबी चल रहा है। एक की खून खराबी तृणमूल CPM के विरोध में, कि तृणमूल और BJP के साथ में खून खराबी नहीं होता है, नहीं। रोज रोज जो खून होता है, कौन किसके मरता है? तृणमूल को मरता है। कभी देखा है कोई पार्टी है इंडिया में ऐसा? ये कुछ दिन पहला एक वाइस चेयरमैन है ये का मालदा का, इंग्लिश बाजार, एक आदमी को मार दिया कितना। इसके बाद 2-3 दिन पहला क्या हुआ? एक ही हुआ। कितना ये जो महिला के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, ये जो तिलोत्तमा, ये जो आरजीकर में जो हुआ है, ये होना चाहिए। महिला का कोई सिक्योरिटी है? आज क्यों आज हजारों लाखों महिला रास्ते में उतरा था, रास्ते में इसको प्रतिवाद किया है? क्यों? वो सब सिक्योरिटी चाहता है, मर्यादा चाहता है। ये जो मर्यादा चाहता है महिला लोग, कोई मर्यादा है? प्रत्येक दिन आप पेपर में देखिए ना एक महिला के ऊपर में जो होता है, ऐसा रेप होता है, नहीं तो उनको ऊपर में कोई एक तो अत्याचार होता है, निर्यातन होता है। वो तो हो रहा है, एक के बाद एक रहा है। वो उसको वोट में तृणमूल कांग्रेस को वोट, तब भी तृणमूल कांग्रेस को वोट मिलता है। इतना आदमी को पैसा दे के वो वोट खरीद करता है, उसको कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन कुछ आदमी को ऐसा पैसा देता था, बहुत आदमी को पैसा का हालात खूब खराब है, ऐसा छोड़ देता है। और सब आदमी हम 1000 रुपया चाहता है, ज़्यादा काम नहीं चाहता है। कोई काम हुआ है? 26,000 आज टीचर, ये तो अभी बहिष्कार होने वाला है कुछ दिन का भीतर में। कोई जो इतना
बंगाल में इतना अनएम्प्लॉयड लड़का लड़की है। विगत 13 वर्षों में हमारे टाइम में प्रत्येक वर्ष में CSC होता था, स्कूल सर्विस कमीशन होता था, कॉलेज सर्विस कमीशन होता था, मदरसा सर्विस कमीशन होता था, पुलिस में हम लोग को रिक्रूटमेंट होता था। अभी कोई रिक्रूटमेंट होता है? खबर लीजिए आप। सब चाहता है कोई रिक्रूटमेंट तो नहीं होगा, सरकार से 1000 रुपया देता है, ये इससे हम खाना चलेगा? हो सकता है कभी? जनता को जो एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेशन ये घट गया है। जनता सोचा अभी बचना चाहिए था। ये हम देखता था बहुत दूर दूर से सिलीगुड़ी में आता है, बहुत दूर दूर से, सिक्किम से आता है, कश्मीर से आता है, दार्जिलिंग से आता है, कि वहाँ की हालत और ख़राब है। सिलीगुड़ी में कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, कुछ ना कुछ काम यहाँ मिल जाता है, लेकिन दूसरा में जगह में हालत और ख़राब है। छोटा छोटा आप देखिए कितना आदमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये जो रास्ता में छोटा छोटा ये कि बनाता है, चाय बनाता है, और चीफ मिनिस्टर क्या बोला, चॉप बनाओ, चाय बनाओ, इससे इनकम करो। ये हो सकता है कभी? कितने दिन चलेगा ऐसा करके? अभी पहले हम हमारा टाइम में बहुत दिन पहले हम सुनता था कि महिला से भी मर्द के पुरुष को नौकरी ज़्यादा जरूरी है। अभी क्या जनता क्या बोलता है? नहीं, महिला और पुरुष और महिला दोनों को ही नौकरी होना चाहिए। अभी महिला क्या देखता है? बहुत महिला वो पिता माता को वो देखता है, तो वो महिला के नौकरी कितना होता है? अभी कितना? अभी ये मॉल में जो काम करता है, हम एक दिन बोल रहा था एक आदमी, ये सिटी सेंटर में कितना मिलता है? 8000 रुपया मिलता है, 10 घंटा काम करता है, कितना दूर से आता है। तो हालत क्या, कौन बना? ममता बनर्जी को सरकार। पश्चिम बंगाल हालात को एकदम बर्बाद कर दिया। ये पश्चिम बंगाल ऐसा करके कभी ऊंचा उठना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वामपंथियों को बहुत ज़रूरी है राजनीति में, प्रशासन में। वामपंथी को सबसे बड़ा चाहिए कि वामपंथी एक इडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। आप लोग आइडियोलॉजी के हिसाब से चलने वाली पार्टी है, आप ये मानते हैं। तो इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? हम लोग अगर पूछे तो आपकी क्या भूमिका रहेगी यहाँ पर? क्या आप एक्टिव काम करेगा, चुनाव में प्रचार करेगा, चुनाव प्रचार करेंगे, हर घर में जाएगा, भाषण देगा, जो करना था। लेकिन अभी उम्र ज़्यादा हो गया है। और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन आप लोग का होता है फिर कट जाता है, अभी क्या रहेगा? अभी तक तो है, अभी तक है, अभी तक तो है, अभी तक है। इसको मान रहे हैं आप लोग? हाँ, मान रहे हैं। आपके बाद सिलीगुड़ी में वामपंथ का चेहरा कौन है? अशोक भट्टाचार्य का अगर मैं सोचूं, जो एक फिगर था अशोक भट्टाचार्य, जो एक चेहरा था, नेता थे, जो एक धुरंधर नेता थे माने जाते थे, उनके बाद उनका चेहरा कौन है सिलीगुड़ी में? मैं तो कभी नहीं बोलते मैं धुरंधर नेता है। धुरंधर मैं बोल रहा हूं, बांग्ला में धुरंधर बहुत खराब शब्द है। तो ऐसा कोई धुरंधर तो हम नहीं थे। हम जो था जैसा हम मिनिस्टर था उस टाइम में हम जैसा था, जब मेयर थे उस टाइम में हम जैसा थे, आज भी हम ऐसे ही है। पार्टी का कोई पोस्ट है कि नहीं है, लेकिन पार्टी को काम जैसा पहला करता था वैसा ही हम करते रहेगा। नहीं, आपके जैसा ही अशोक भट्टाचार्य कौन है नेक्स्ट? आपको क्या लगता है, कोई है? नहीं, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। अगर अभी जैसा जो तो वोट में जीत के जो मिनिस्टर बना ना, MLA बना, MP बना, हम लोग बोलेगा हमारे ऐसा आदमी हमारे पार्टी में कम से कम 80% हमारा इससे अच्छा आदमी है पार्टी में, हमारा पार्टी में। क्योंकि हमारा पार्टी तो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। हमारा पार्टी कभी शुरू ऐसा नहीं कि हम कम्युनिस्ट पार्टी करना शुरू किया था एक मिनिस्टर बने। हम तो पहला जब मैंने स्टूडेंट फेडरेशन करता था, DIF करता था, कभी नहीं सोचा कि मैं एक मिनिस्टर बनेगा, कभी नहीं, सपना भी नहीं था। लेकिन ऐसा अभी है, बहुत आदमी है, होगा। पार्टी निर्णय करेगा। आपके ही पार्टी के, आपने जैसा कहा आपके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन समय रहते उन्हें मुझे लगता है कि स्थान देना पड़ेगा आपको। एकदम जैसे आपके ही पार्टी के तो छोड़ दिया है, इसीलिए हमारा पार्टी आपके पार्टी के शंकर घोष ने आपके साथ कंटेस्ट किया था 2021 में, और वो अभी MLA बन गए हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे ना। शंकर घोष हमारा पार्टी में जब थे वो तो अच्छा ही नेता था, लेकिन उसको भी एस्पिरेशन था। कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा एस्पिरेशन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो हमारा पार्टी में वो सोचता था कि हमको MLA बनने चाहिए, उसको सोचता कि हमको MP बनना चाहिए, कोई किसी को बोलेगा हमको काउंसलर बनना चाहिए।
कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा नहीं होगा। कोई नहीं बोलेगा कि एस्पिरेशन एक्सपेक्टेशन, पार्टी निर्णय करेगा कौन एमएलए होगा कौन एमपी होगा। शंकर घोष खराब आदमी है हम नहीं बोलता है, वो हम तो उसको पार्टी में ले आया था, लेकिन उसको इतना ज़्यादा एस्पिरेशन होना ठीक नहीं है। मेयर के बारे में क्या बोलेंगे आप भी अब नागरिक हैं एक सिलीगुड़ी के, मेयर के बारे में क्या बोलेंगे? मेयर गौतम देव के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, जनता बोलेगा उनके टाइम। एक ही काम कर रहा है कि वो जो क्या बोलता है, वो जो फोन कॉल, वो जो क्या बोलता है, टॉक टू मेयर, ये हम देखता है रेगुलर करता है। क्या क्या किया है, ये छोड़ के कुछ काम किया है? काम के लिए कोई प्लान है? अभी तो जो हम चौक किया था, अरे ये जो ऑफिस बनाया नया, वो तो हम लोग शुरू किया था, रुपया तो हम रख के किया था। ये जो मसान घाट बनाया, वो तो हम लोग वो पैसा की व्यवस्था हमारा टाइम में ये हुआ था। अब उनको बोलिए तो जो नया क्या किया है, प्रचार है उनके बारे में। हमारा मीडिया हमारा साथ में नहीं था, उनके साथ में है, इसीलिए उनको प्रचार होता है, लेकिन इस टोटली फेलियर। ये जो बोर्ड है टोटली फेलियर। मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे कि अशोक दा, आप कोरोना के टाइम में भी खाली बैठे थे, उस समय आपने एक बुक लिखी, उसके अलावा लगभग आपने 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें आपने प्रकाशित की है। उसी में एक किताब है फिरे देखा अमर 3 दशक, जो कि आपकी खुद की बायोपिक है, बायोग्राफी है, जिसमें आपने अपने बारे में लिखा है कि आपका जो समय था, आपने जो दशक पार किए, किस तरह से आपका राजनीतिक करियर रहा, कैसा रहा, मुझे लग रहा है वो सब है उसमें। तो ये सब पुस्तकें आपकी कहाँ उपलब्ध है, कहाँ मिल सकती है? मेरे ये है, मिलेगा आपको। हमारा पार्टी के बगल में एक किताब वही है ना, नेशनल बुक एजेंसी। तो ये ऑनलाइन में आप नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं? ऑनलाइन में ये जो लास्ट जो होता ना, हाँ। ये जो नब्बो नगरायन, न्यू अर्बानिज्म, ये इसमें मिलेगा। तो इसमें क्या है अशोक, थोड़ा सा ब्रीफ करिए। ये चाहता है कि आज जो नगरायन जो हो रहा है, हाँ। ये नगरायन को इम्बैलेंस नगरायन है। ये नगरायन ऐसा नगरायन होता है सारा वर्ल्ड में, सारा हमारे देश में भी, हमारे बंगाल में भी, जहाँ एक नगरायन ऐसा होना होगा। हाँ। जो नगरायन में जो गरीब आदमी है, इसके बसवास करने के लिए ये गारंटी रहेगा, जहाँ गरीब आदमी को एक सिक्योरिटी रहेगा। लेकिन आज हम लोग क्या देख रहा है, ये जो नगरायन हो रहा है, कुछ आदमी को अभी पहला सिलीगुड़ी में हम क्या देखता था, सिलीगुड़ी को कोई रिच पीपल, धोनी आदमी क्या होता, हम लोग बोलता था धोनी आदमी माने कोई मरवाड़ी, कोई सिख, ये सब धोनी आदमी है। अभी क्या होता है, अभी सबसे ज़्यादा धोनी होता है पूरे पाड़ा में, बंगाली फैमिली में भी बहुत धोनी हो गया है। ये धोनी कैसा करके हुआ, ज़मीन को दलाली करके और सब प्रमोटरी करके हुआ है, पहला ऐसा नहीं था। इसीलिए पैसा जो यहाँ होता है, ये कुछ आदमी को हाथ में कंसंट्रेटेड होता है, और जो बहुत ज़्यादा आदमी उनको हाथ में कोई पैसा नहीं है। ये क्या बोलता है, इसके बोलता है इम्बैलेंस अर्बनाइजेशन। हम ऐसे बोला था कि ये इसके कहता है न्यू अर्बनिज्म। ये न्यू अर्बनाइजेशन हम नहीं चाहता है। ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी जो होता है, न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी में हम क्या देख रहा है, जैसा आज जो बांग्लादेश में भी ऐसा नारा उठाया था, जो वैषम्य विरोधी, ये जो वैषम्य विरोधी एक जो आंदोलन जो है, क्यों कुछ आदमी को हाथ में, अभी इंडिया में कुछ आदमी का हाथ में सबसे ज़्यादा पैसा है, और बहुत ज़्यादा आदमी जिसके हाथ में कोई पैसा नहीं है। इसमें जो इम्बैलेंस जो हो रहा है, इसमें ये रहने के लिए गरीब आदमी को, आज एक नगर में गरीब आदमी को रहने के लिए फुल एक तो निश्चित एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। अशोक भट्टाचार्य जी ने मुझसे जो बातें की, अब इनसे जो सवाल करेंगे वो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारी जो टीम है जो फील्ड में रहती है, या सब एडिटर्स जो हैं हमारे, वो इनसे सवाल करेंगे। उनके पास भी कुछ सवाल है। अशोक दा, अब सीधे तौर से हमारी टीम आपसे सवाल करेगी। कौन करेगा पहले? नमस्कार अशोक दा, मेरा सवाल ये है कि अभी तो संजय शर्मा जी ने सभी प्रश्न आपके सामने रखे और उनके आपने अच्छे तरीके से जवाब भी दिए हैं, और आपके
आपके बारे में तो ये कहा जाता है कि आप निष्पक्ष और निर्भीक रूप से अपनी बात रखते हैं और सच्चाई के धरातल पर भी आपकी बातें होती हैं। तो मैं इन सभी प्रश्नों में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि बजट को लेकर जो है सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, लेकिन इस पर अभी तक आपकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो वो कहा जा रहा है कि ये मिडिल क्लास का बजट है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमारा देश में मिडिल क्लास ज़्यादा है ना कि पुअर ज़्यादा है। एक आप जानता है पुअर इकोनॉमिक्स बोल के एक किताब लिखा था अभिजीत विनायक बनर्जी, जो नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। उनने क्या बोला था कि सारा वर्ल्ड में अभी जो पुअर आदमी को ज़्यादा, उसको किताब का नाम था पुअर इकोनॉमिक्स। तो पुअर को ज़्यादा है इंडिया में। जो मिडिल क्लास के लिए जो 12 लाख रुपया तक जिसको एक वर्षों में इनकम होगा, इस तक कोई टैक्स, इनकम टैक्स नहीं रहेगा। ठीक, अच्छा है, लेकिन कितना आदमी है, कितना परसेंटेज है? यहाँ जितना आदमी है, ये जो बोइनी जो यहाँ बैठा है, तो वो सब के क्या कितना आदमी को यहाँ 12 लाख रुपया है? वर्ष महीना में 1 लाख रुपया इनकम है, किसका है, कितना आदमी का है? तो इसीलिए ये तो देखिए, ये बात है ही है कि मिडिल क्लास एजुकेटेड जो मिडिल क्लास जिसके न्यू मिडिल क्लास कहते हैं, ये मिडिल क्लास आदमी दे आर वेरी मच टॉकेटिव, दे आर वेरी मच कॉन्सर्न। सभी आदमी सभी विषय में मिडिल क्लास लोग ऐसा करता है, हम लोग भी ऐसा करता है कि हम सब जानते हैं। नहीं, तो मिडिल क्लास के देखने से नहीं होगा, देखने होगा गरीब आदमी को इनकम लेवल को बढ़ाने होगा, इनकम लेवल बढ़ाना चाहिए। कितना एम्प्लॉयमेंट का कोई बात कहा है? चीज़ बीज को दाम जो बढ़ रहा है, कोई गरीब आदमी बचना चाहिए तो दो किसी में वो बचना सकता है। एक, इनके इनकम बढ़ाने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना चाहिए, और 2 नंबर है उनको साथ साथ वो जो एक्सपेंडिचर डेली जो एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर के घटाना चाहिए, और वो एक्सपेंडिचर घटा के उसको जो डेली जो नेसेसिटी जो है, वो जो चावल दाल सब जो मनुष्य जो जरूरी जो है, इनके ये रिड्यूस करना चाहिए। रिडक्शन ऑफ प्राइस, जो प्राइस राइज नहीं होना चाहिए। ये बजट में कोई एक बात बोला है? कोई नहीं बोला। इतना पोस्ट वैकेंट है अभी रेल में, कम से कम 5 लाख पोस्ट वैकेंट है। कोई आदमी को रेल में काम होता है? अभी जाइए ना, हम एक दिन स्टेट बैंक में गया, हमारा जाने होता है, तो हम एक स्टाफ को बोला है, यहाँ तो कम से कम स्टेट बैंक के 400 एम्प्लॉय था, अभी कितना है? 300। वो बोलता है 300। अभी हमारा सिलीगुड़ी स्टेट बैंक में 75 एम्प्लॉय है। ओनली 75? ओनली 75। तो जितना, तो ये अगर काम बैंक में काम नहीं मिलेगा, रेल में काम नहीं मिलेगा, LIC में काम नहीं मिलेगा, सरकारी ऑफिस में काम नहीं मिलेगा, पश्चिम बंगाल में आप देखिए, बंगाल में आप देखिए, कोई नया करके आपको मोहल्ला में आप पूछिए ना, एक यंग लड़का को पूछिए ना, तुमको नौकरी मिला है? इंटरव्यू दे रहा है, नौकरी नहीं मिलता है। लेकिन क्या हो रहा है, जो आदमी रिटायर किया है 60 ईयर्स में, उनको 10,000 रुपया दे के उनको फिर से 3 वर्षों 4 वर्षों के लिए उनको एक्सटेंशन हो जाता है। उसे होगा। अभी यंगर, अगर यंग आदमी काम में नहीं होगा, वर्क फोर्स में ज़्यादा यंग नहीं होगा, कि काम की जो एबिलिटी, हमारा भीतर काम का एबिलिटी ज़्यादा नहीं होगा, हमारा उम्र बहुत हो गया है। लेकिन जो एकदम जिसके उम्र 25 वर्ष 26 वर्ष है, उनको तो होना चाहिए। लेकिन वो अगर एक भी दिशा ये बात में वो नहीं दिखाया। एक आखिरी सवाल है कि सिलीगुड़ी में ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो जिस समय आप नगर पालिका के जो चेयरमैन होते थे, उस समय तो आबादी बहुत कम थी, लेकिन आज 7 लाख की आबादी है। तो ऐसे में क्या आपके पास है कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन है? ये नॉन पॉलिटिकल सवाल है कि ये सिलीगुड़ी की ट्रैफिक की अवस्था को परमानेंट तरीके से इसको बदला जाए।
जैसे दुकानें नहीं टूटे, सड़क चौड़ीकरण हो, लेकिन दुकानें नहीं टूटे, जो आज हो रहा है। तो आपका विचार और आपका दृष्टिकोण क्या है कि जो सड़क भी दुकानें भी नहीं टूटे और सिलीगुड़ी ट्रैफिक का जो परमानेंट सोल्यूशन है वो हो सके? एकदम, आप जो बात कहा ना, एकदम ही ठीक बात कहा। कुछ आदमी बोलता है सिलीगुड़ी के जो ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है, इसके सबसे बड़ा दो कारण है। वो बोलता है क्या कारण? एक बोलता है कि सिलीगुड़ी में बहुत, एक तो गाड़ी बढ़ गया है, और दो नंबर सिलीगुड़ी में जो स्ट्रीट जो हकार है, सब जिम्मेदारी उनका है, ठीक नहीं है। सिलीगुड़ी में जितना लोग ऑफिस में काम करता है ना, इससे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। दुकान जो चलाता है, छोटा जो दुकान चलाता है, वो यहाँ से जाएगा तो कहाँ जाएगा? उनको हठात बुलडोजिंग होता है। अभी देखिए ना, इकोनॉमिक्स में दो बात कहता है। इकोनॉमिक्स में एक होता है प्रॉफिट के लिए, जो होता है ना सरप्लस वैल्यू क्रिएट होता है। सरप्लस वैल्यू आप जानते हैं, सरप्लस वैल्यू क्रिएटेड होता है। इससे प्रॉफिट, दे मेक द प्रॉफिट बाई एक्सप्लॉइटिंग द सरप्लस वैल्यू। अभी क्या देख रहा है हम लोग? अभी देख रहा है एक्यूमुलेशन बाय डिस्पोजिशन। कुछ आदमी बहुत पैसा, उसको नाफा हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, किसी करके ये एक्यूमुलेशन, जिसका बांग्ला में कहता है संचयन, ये एक्यूमुलेशन होता है। इस एक्यूमुलेशन कैसा करके आता है? बाय डिस्पोजिशन, उच्छेद, डिस्पोजिशन, बुलडोजिंग करके। हठात कुछ आदमी को घर दखल करके, दुकान दखल करके, कुछ आदमी बहुत पैसा, ये सेवक रोड में ऐसा बहुत आदमी है, कितना पैसा रोजगार किया है। दूसरे एक आदमी को जमीन, वो आदमी दखल कर रहा है, ये दखल करके बहुत पैसा उसको कमा रहा है। ये बंद करना चाहिए। इसीलिए हम बोलता है कि सिलीगुड़ी के लिए गाड़ी के लिए अल्टरनेटिव रोड होना चाहिए। हमारे टाइम में अल्टरनेटिव रोड हम लोग बनाया, कितना बनाया हम। अभी सिलीगुड़ी से पहला, हमारा आने का पहला, सिलीगुड़ी से नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज जाने के लिए सिलीगुड़ी दे के, मटीगारा दे के, मेडिकल क्या बोलता है उसको, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के बगल से कम 15 किलोमीटर जाना होता था। आप अभी सिलीगुड़ी से आप कितना टाइम में जाएगा? मोटरसाइकिल में 10 मिनट लगेगा। थर्ड महानंदा होने के बाद, ये थर्ड महानंदा ने बनाया। अब अभी हम लोग वो जो बनाया था पूरा फुलवाड़ी से एकदम घोषपुकुर तक अल्टरनेटिव रोड। अब ईस्टर्न बाईपास हमारे टाइम में हुआ, अभी वाइडन हुआ है। ये जो आज अभी आप लोग को याद है कि नहीं, सिलीगुड़ी में महानंदा ब्रिज, एक महानंदा ब्रिज था, कितना वहाँ ट्रैफिक जाम होता था। हमने सेकंड बनाया, थर्ड बनाया, फोर्थ बनाया, चारों हम लोग बनाया। ये जो जोरापानी ब्रिज है, जोरापानी नदी है, फुलेश्वरी नदी, आप देखिए 1-2 ब्रिज था। अभी कितना ब्रिज हमारा टाइम हुआ। इसीलिए हम लोग चेष्टा किया था। लेकिन अभी ये लोग बोलता है कि ये होना चाहिए, बड़ा बड़ा मुख्यमंत्री के नाम में स्लोगन लगा के पोस्टर देता है, होर्डिंग देता है, लेकिन काम कोई नहीं होता है, काम कोई नहीं हुआ है। ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है। अभी तो नया पहला रिक्शा था। रिक्शा में एक सुविधा था कि रिक्शा बहुत माने एनवायरमेंट फ्रेंडली, लेकिन उसके कोई ये नहीं होता है। हम बोलता नहीं जी कि टोटो जो है वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि वो तो ये देखे तो ये नहीं, तो वो तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बैटरी से चलते हैं। लेकिन कितना गाड़ी बढ़ रहा है, कितना स्कूटर बढ़ गया है। ये अच्छा है, कुछ आदमी को पैसा भी हुआ है, वो लोग खरीद कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए अल्टरनेटिव रोड होना चाहिए। हम लोग उद्योग लिया था, अब हिलका रोड में एक पूरा फ्लाईओवर, जैसा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कर रहा है, जो सेवक ये रोड से NH के ऊपर में इस आगे, तो यहाँ से एकदम सेवक रोड तो चलेगा। हम सुनता है कि ये रास्ता चला जाएगा एकदम कोरोनेशन ब्रिज का एक अल्टरनेटिव ब्रिज होगा, वो होगा तो अच्छा होगा। ये 2-3 काम तो अच्छा ही है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि सिलीगुड़ी के लिए मेट्रो लाइन नहीं तो सर्कुलर ट्रेन होना चाहिए। क्योंकि सब आदमी जाता है हिलका रोड देख के, सब जाता है, सब हिलका रोड के ऊपर में एक तो फ्लाईओवर हो जाएगा महानंदा ब्रिज से एकदम। हम बनाने के लिए योजना हम किया था, लेकिन कुछ बिजनेसमैन उसको रोक दिया था, वो हम लोग करने नहीं सीखा। तब भी ट्रैफिक प्रॉब्लम हमारा टाइम में था, ये मानने
আমার একটা প্রশ্ন, কিছুক্ষণ আগেই যখন কথা হচ্ছিল আপনি বলছিলেন যে আহ, দলে মানে বিশেষ করে বামের দলে বা সিপিএম এর মধ্যে কোনো প্রত্যাশা থাকবে না যারা সেই দলে কর্মী, যেমন আপনাদেরও ছিল না। কিন্তু আমাদের এখনকার বিধায়ক প্রসঙ্গেই আপনি এই কথাটা বললেন যে তার অতিরিক্ত প্রত্যাশা ছিল, এবং তার মতন আরও অনেকেই ভালো রয়েছেন এই দলে, এবং দলই সেটার নির্ধারণ করবে যে কে এগিয়ে আসবে বা কাকে মুখ করা হবে। তবে কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলের এই যে তাদের যে চিন্তাধারা বা তারা যে ডিসিশনগুলো নিয়েছেন সেই ডিসিশনেরই কি এখন যদি বলা যায় যে ভরপাই করা হচ্ছে, বা এখন রাজনৈতিকভাবে বামেরা যে শূন্য যে আসনটা, সেটাই কি কোনো না কোনো কারণ? দল কি কখনো সিদ্ধান্ত কোনো ভুল নেয়নি? এটা ঠিক না। আমাদের পার্টির কর্মীদের মধ্যে অ্যাসপিরেশন থাকবে না আমি এ কথা বলছি না। সেই অ্যাসপিরেশনটা কী থাকতে পারে? আমি পার্টির এই পদে আছি, আরেকটু উঁচু পদে আমি যেতে চাই, এরকম একটা অ্যাসপিরেশন থাকতে হবে, থাকতেই পারে। কিন্তু কোনো কোনো কাদের কিছু কিছু আমাদের নেতাদের মধ্যে আমরা যেটা দেখেছি, তাদের মধ্যে একটা অ্যাসপিরেশনটা খুব বেশি হয়ে গেছিলো। আমার এক্সপিরেশনটাকে যদি ফিল আপ করতে হয় সেটা আমি কখনো পারবো না, পার্টি ঠিক করবে। আমরা তো ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালাইজেশনের নীতিতে বিশ্বাস করি। পার্টি যেটা সিদ্ধান্ত করবে, একবার ওয়ান্স ইট ইজ ডিসাইডেড, তাহলে আমরা সবাই কিন্তু সেই ডিসিশনটাই আমরা মেনে চলবো। এটাই হচ্ছে হ্যাঁ, এটা তো পার্টির সিদ্ধান্ত, কিন্তু এই যে পার্টির সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তটি কি কোথাও না কোথাও কখনো না কখনো ভুল হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেটা আজকে রাজনৈতিকভাবে সেটার ফল? আমাদের পার্টি থেকে যারা চলে গেছে তাদের মধ্যে কিছু তো বিচ্যুতি হয়েছে, কিছু বিচ্যুতি না হলে এর মতো হলো কেন? এটা তো ঠিকই, এটা বিচ্যুতি হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিচ্যুতিটা হওয়া উচিত না, কিন্তু তো হয়েছে। এরকম তো কিছু ডিভিয়েশন হয়েছে, কিছু বিচ্যুতি হয়েছে, কিছু আমাদের মধ্যেও কিছু খারাপ লোক ঢুকে গেছিল কোনো কোনো জায়গাতে। এটা হওয়া একেবারে উচিত না। কমিউনিস্ট পার্টি করলে একদম মানে সততার নীতিটাকে মেনে চলতে হবে। একদম। একটা শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে রাখবো। অনেক দিন আগে আপনি বলেছিলেন যে উত্তর পূর্বের যে রাজ্যগুলো রয়েছে তাদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা যাতে তারা পায়, ঠিক তেমনভাবে উত্তরবঙ্গকেও যদি সামিল করা যায় তবে অনেকটাই সুবিধে হয়। তো এই যে দাবি আপনি বা আপনার দল একটা সময় করেছিল, তো এই প্রসঙ্গে আপনি কি বলবেন? কেন্দ্র কি এখনো পর্যন্ত সেই দিকে কোনো দৃষ্টি আরোপ করেছে? আপনি কি মনে করছেন? আমি এখনও এটা মনে করি, আমি বলিনি প্রথম এই কথাটা, প্রথম পলিট সদস্য, একদম, হ্যাঁ, সীতারাম ইয়াচুরি প্রথমে এটা বলেছিলেন। উনি ছিলেন ট্যুরিজম অ্যান্ড কালচারাল স্ট্যান্ডিং কমিটি, পার্লামেন্টের চেয়ারম্যান ছিলেন। উনি সিকিমে এসেছিলেন মিটিং করতে। তখন তিনি এটা বলেন যে এই যে সিকিম নিয়ে 8টা রাজ্য নিয়েই তো নর্থ ইস্ট কাউন্সিল, এই নর্থ ইস্ট কাউন্সিলের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো পায় ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ক্ষেত্রে, ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে, সেই 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 সুবিধাগুলি উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে দার্জিলিংয়ে পাহাড়ে এটা পাওয়া উচিত এবং এটা দেওয়া উচিত। কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট করে নর্থ ইস্ট কাউন্সিল যে মানে যে রেগুলেশন বা রুলস আছে, ডিসিশন আছে, সেটাকে চেঞ্জ করে এটা করা উচিত। আমি মনে করি এই দাবি সঠিক দাবি। এবং এখন তো কেন্দ্র এই ব্যাপারে কোনো রকম পদক্ষেপ কিছু বলছে না। আমরা সেই জন্য যেমন আমরা কি বলছি যে দার্জিলিং পাহাড়ে আমাদের এই যে পার্টির কনফারেন্স হলো, সেই কনফারেন্স থেকে আমরা কয়েকটা বিশেষ রেজুলেশন আমরা নিয়েছি। যেমন আমরা বলেছি দার্জিলিং যেটা জিটিএ আছে, জিটিএ হাতে কোনো পাওয়ারই নেই, জিটিএ তো ডিজিএসসি থেকে কম পাওয়ার। আমরা বলেছি 6 শিডিউল। আমি কয়েকদিন আগে গেছিলাম ডিফু, আর গেছিলাম হচ্ছে ইয়েতে হাফলং গেছিলাম, সেখানে আমি 6 শিডিউল আছে, 7 দিন আমি ছিলাম, পুরো স্টাডি করলাম ওই ট্রাইবালদের মধ্যে। তো আমি এটা দেখলাম 6 শিডিউল হচ্ছে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ের মানুষকে অনেক বেশি এম্পাওয়ার্ড করতে পারবে, এবং এটার দ্বারাই কিন্তু দার্জিলিংয়ের মানুষ অনেক বেশি উপকৃত হতে পারবে। সেইটা 6 শিডিউলে করার জন্যে আমরা কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টের উদ্যোগ আমরা নিয়েছিলাম, কিন্তু তখন সুষমা স্বরাজ উনি চেয়ারপারসন ছিলেন স্ট্যান্ডিং কমিটির। তারপরে দার্জিলিংয়ে এরকম অশান্তি শুরু হয়ে গেল, সেটা আর কার্যকরী হলো না। আমাদের কথাটা হচ্ছে আমরা সব পাহাড়ের বিভিন্ন পার্টির সঙ্গে, স্থানীয় পার্টিগুলির সঙ্গে আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আমরা চাই 6 শিডিউল দার্জিলিংয়ের ক্ষেত্রেও চালু হোক। রাজবংশী যারা আছে তাদের ভাষার আরও উন্নতি হোক, দরকার বলে তাদের ভাষাটাকে এই 8 শিডিউলের মধ্যে এটা অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এই যে কুড়ুক ভাষা, সেই ভাষাটাকে এর চর্চা বাড়া হোক স্কুলগুলিতে, প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি স্কুলে কুড়ুক ভাষাটাও সেখানে
পড়ানো হোক, যারা কুরুকভাষী যারা মানুষ বা মদেশিয়া মানুষ যারা ইয়ে ভাষাটা বলে ইয়েতে ডুয়ার্সে, তো ট্রাইবালদের মধ্যে কী ভাষা, হ্যাঁ আদিবাসী ভাষা যেটাকে বলে। কামতাপুরি না না আদিবাসী যে ভাষা, তো এরকম ভাষা বা রাজবংশী ভাষা বা কামতাপুরী ভাষা, এই ভাষাগুলি আরও বেশি, কেন ওই ভাষাটার এরা কী চায়, একটা সম্মান চায় সব মানুষই। কিন্তু আজকের দিনে একটা বই আছে, আমি সবাইকে বলবো, তোমরা তো অনেক পড়ো টড়ো, তো ওই বইটা একটা পড়বে। সে বইটা হচ্ছে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার একটা বই, হোয়াট ইজ আইডেন্টিটি। আইডেন্টিটি ইজ দ্য ডিমান্ড ফর রেসপেক্ট। সব মানুষই কিন্তু, যে কোনো মানুষ, যে কোনো ভাষার মানুষ, যে কোনো জাতির মানুষ, যে কোনো ধর্মের মানুষ, সে চায় শুধু দুবেলা আমি খেলাম টেলাম চাকরি করলাম এটাই নয়, সে চায় একটা সম্মান চায়, একটা মর্যাদা চায়, এই সম্মান মর্যাদাটা চায়। সেই জন্যে যে বলা হয়, এবং যখনই মানুষের মধ্যে দেখা যায় একটা রিসেন্টমেন্ট, তখন একটা পলিটিক্স অফ আইডেন্টিটি হয়। কেউ কেউ তখন এই জাত ধর্ম নিয়ে, এটা হচ্ছে লাস্ট রিসোর্ট, এটা অনেক মানুষের এইটা দিয়ে ব্যবহার করে তারা ভোটে যেতে, ধর্মের নাম করে। এরা কোনো নীতি নিয়ে, কোনো যে একটা পারফরমেন্স নিয়ে তারা এটা করে না, পারফরমেন্স করুক না। এই জন্যই বলা হচ্ছে মানুষ সবাই রেসপেক্ট চায়, সবাই একটা মর্যাদা চায়, আইডেন্টিটি, মর্যাদা চায়। এই মর্যাদাটা প্রত্যেককে দেওয়া উচিত। এটাই আমাদের এই কনফারেন্সে এই রেজলিউশনটা আমরা নিয়েছি। ধন্যবাদ। हाँ नमस्कार दादा। मेरा प्रश्न है, आप जिस युवक को, जिस व्यक्ति को राजनीति में चलना सिखाया, राजनीति में उठना सिखाया, वह युवक को ही आपके सामने में वह युवक चुनाव लड़ा और आपको मात दे दिया, तो आप राजनीतिक गुरु होने के नाते कितना खुशी हो और एक प्रतिद्वंदित होने के नाते कितना दुख पहुंचा था आपको? हमारा कुछ दुख नहीं है, लेकिन ये बात ये वेरी अनफॉर्चुनेट, हम कहते हैं इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो आदमी को हम सिखाया ऑनेस्टली काम करने होगा, ऑनेस्टी सिखाया, आइडियोलॉजी हम लोग सिखाया, वो हमारा पार्टी से अभी दूर चला गया है। ये बहुत इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये वो मैं कह सकता है। लेकिन इसके लिए दुख करने तो नहीं होगा, उसको बुझाने होगा, समझाने होगा। गुरु होने के हम गुरु विश्वास कर नहीं करता है, वो तो गुरु तो वही मिथुन चक्रवर्ती कहता है गुरु, हमारा ऐसा नहीं है, हम लोग कोई गुरु विश्वास नहीं करता है। और एक और जानना चाहते हैं, हम लोग सुनते हुए हैं आपका और बीडी सिंह के बीच में क्या विवाद था और बीडी सिंह को कांग्रेस में क्यों जाना पड़ा था, क्या है वो, थोड़ा सा अगर हम लोग के समय का विरोध में बहुत कंप्लेन था। जमीन को जो प्रोमोटरी हो कि लैंड माफिया जिसके कहा था, बहुत लैंड माफिया, उनको सहारा से बहुत लैंड माफिया बना था। हम लोग सोचा है कि ऐसा आदमी कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं रहना चाहिए, हम उसको एक्सपेल किया था। और अभी जो वर्तमान दार्जिलिंग के जो सांसद है राजीव बिष्ट, उनके काम से और जिस प्रकार से 2 बार वह सांसद हुए, तो कैसा आपको लग रहा है एक पूर्व मेयर होने के नाते? एज ए मैन अच्छे हैं, मैन हम खराब है हम नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत उम्र भी उसको कम है, उनको कोई अपना कोई धंधा ऐसा है हम नहीं जानते, ऐसा नहीं है लगता है। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि वो क्या बोला था दार्जिलिंग के लिए, दो वादा दिया था। एक बोला था कि दार्जिलिंग में हम वोट में जीतेगा तो गोरखालैंड बना देगा, और बोला था 16 जो ये है ना जनजाति, उनको हम ट्राइबल बना देगा, बोला था। तो और क्या बोला था, पीपीपी की पीपीएस पहाड़ परमानेंट सोल्यूशन, पॉलिटिकल परमानेंट हुआ है नहीं हुआ। लेकिन ये जो वोट मिला ना, उनको भी जो वोट मिला है, इतना बार 2 बार जीते ना, 2 बार जो जीता है, इसके पहला वो जीता था आलूवालिया जीता था, इसके पहला जसवंत सिंह जीता था, सब ने कोई परफॉर्मेंस, कुछ उसको कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आलूवालिया के बोलिए ना क्या परफॉर्मेंस था, उनको भी हम कुछ ऐसा कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। वोट में वो जीता है, धर्म के नाम में जीता है, हिंदुज़म के नाम में जीता है। दूसरी बार जीत गया है, वो तो था हम बोला है कि जब धर्म के साथ में, आइडेंटिटी के साथ में परफॉर्मेंस कोई कॉन्टेस्ट होगा, तो देखते हम लोग देख रहा है कि परफॉर्मेंस सेकेंडरी हो जाता है, उसको प्राइमरी हो जाता है रिलीजन और आइडेंटिटी। ये हो गया है, बंगाल में पहले ऐसा नहीं था, अभी हम लोग देख रहे हैं ये हो गया है। बहुत
बंगाल पॉलिटिक्स ऐसा कभी नहीं था। बंगाल था एक्सेप्शनलिज्म था, एक्सेप्शनल था, यहाँ कोई कास्टिज्म नहीं था। कोई पार्टी, देखिए आप कर्नाटक में जाइए, आप तमिलनाडु में जाइए, आप बिहार में जाइए, आप यूपी में जाइए, किसके नाम में वोट होता है? वहाँ वोट होता है कास्ट के नाम में वोट होता है, रिलीजन के नाम में वोट होता है, भाषा के नाम में वोट होता है। वहाँ बंगाल में कभी हमारा टाइम में ऐसा रिलीजन नाम में, कास्ट के नाम में कभी वोट नहीं होता था। अभी हम लोग देख रहे हैं बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, जैसा मथुआ कभी रिलीजन लेके पॉलिटिक्स नहीं हुआ। अभी हम लोग देख रहे हैं बीजेपी भी मथुआ के नाम में, मथुआ रिलीजन के नाम में मैंने पॉलिटिक्स कर रहा है, और तृणमूल कांग्रेस भी मथुआ नाम में रिलीजन कर रही है। मुसलमान के नाम में भी हम लोग देख रहे हैं, कभी मुसलमान के नाम में ना बंगाल में कोई पार्टी नहीं था। दूसरा जगह में मुस्लिम लीग पार्टी है। बिफोर इंडिपेंडेंस मुस्लिम लीग था बंगाल में, अनडिवाइडेड बंगाल में, लेकिन अभी आप देखिए मुस्लिम लीग के नाम में कोई पार्टी बंगाल में नहीं है। दूसरा जगह में है, मुसलमान के नाम में दूसरा जगह में पार्टी है, लेकिन बंगाल में हम लोग क्या देख रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस मुसलमान के नाम में अभी वो लोग जो पॉलिटिक्स कर रहा है। आईएसएफ बोल के एक पार्टी भी, वही तो आईएसएफ कोई रिलीजियन पार्टी नहीं है। आईएसएफ के जो चेयरमैन है तापस बनर्जी, वो तो मेरा माफी जो ब्राह्मण है, वो कोई रिलीजन के पार्टी आईएसएफ नहीं है। लेकिन हम लोग आईएसएफ में जो हम लोग आईएसएफ के साथ में जो किया है, इसमें जनता के भीतर एक तो विभ्रांति पैदा हुआ था, यह मानते हैं। नेक्स्ट सर, मेरा नाम केवल तामंग है। मैं ज़्यादातर हिल्स की न्यूज़ वगैरह कवर करता हूँ। अच्छा। सर, अभी आपने कुछ देर पहले आइडेंटिटी की बात की है, और उत्तर बंगाल की जब बात करते हैं तो हमारे गोरखा समुदाय के जो भाई बहन हैं वो काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपने आइडेंटिटी के लिए, रिस्पेक्ट के लिए काफ़ी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। और इस पर पॉलिटिक्स भी खुलेआम होती है, सभी पार्टी करती है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो इस पर पॉलिटिक्स नहीं करती है। अभी हाल फिलहाल में ही एक चर्चा उठी है जिसमें दार्जिलिंग और सिक्किम के एकीकरण की बात हवाओं में चल रही है, और ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है इसको हवा दे रही है, जबकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं सिक्किम के, उन्होंने इस बात को साफ नकार दिया है। लेकिन ये जो दार्जिलिंग और सिक्किम के एकीकरण की बात है, इस पर चर्चा अभी उमड़ रही है, इस पर चर्चा उठ रही है कि दार्जिलिंग और सिक्किम को एक कर दिया जाएगा, ये बीजेपी चाहती है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि गोरखाओं, जैसे आपने अभी बताया, राजू बिष्ट और जो बीजेपी है, ये ना इन्होंने पीपीएस का जो वादा किया था वो पूरा किया है, और ना ही जो 11 जनजातियों को जाति का दर्जा देने की मांग जो थी उसको पूरा किया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी अगर आती है तो इस पर क्या सोल्यूशन देगी? और अभी जो वर्तमान स्थिति है जिसमें दार्जिलिंग और सिक्किम को एक करने की बात हो रही है, तो उस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, हम दार्जिलिंग और सिक्किम को एक साथ जुड़ना हमें समर्थन नहीं करता है, क्योंकि दार्जिलिंग पहले से ही भारत का भीतर एक जिला था, बंगाल के भीतर एक जिला था, और सिक्किम बहुत दिनों से एक नामग्याल वहाँ किंगडम था, वो किंगडम था, अलग एक, इसका मतलब प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था, जैसे कुछ बिहार एक प्रिंसली स्टेट था। तो इसीलिए दार्जिलिंग के क्रिएशन जो कारण में हुआ था, सिक्किम के क्रिएशन उस कारण में नहीं हुआ। सिक्किम इंडिया के साथ में एनेक्स्ड हुआ है, जैसे कुछ बिहार इंडिया के साथ में और बंगाल के साथ में एनेक्स्ड हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन हम तो इसीलिए ये देखने के लिए गया था, वो जो हम डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग में जो गया था कुछ दिन पहला, ये देखने के लिए। वहाँ 2 ट्राइबल है, एक कार्बी बोल के है और एक डिमासा बोल के है। ये लोग भी ऐसा पहला ऐसा एक चाहता था, अलग राज्य जो उसको एक डिमांड था, ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी, एसडीसी, ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी। तो अभी वो लोग क्या बोलते अभी 1951 में फर्स्ट कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल बना और डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल बना। अभी असम और नॉर्थ ईस्ट में 9 ठो ऐसा ऑटोनोमस काउंसिल है। मिजोरम में, जैसा मिजो में भी सिर्फ मिजो ही ट्राइबल एक नहीं है, बहुत दूसरा बहुत ट्राइबल है। जैसा आप मेघालय में जाइए, मेघालय में जैसा मेघालय में ये ट्राइबल है जिसका कहता है खासी ट्राइबल है,
गारो एक ऑटोनॉमस काउंसिल अलग है, जयंतिया बोल के एक अलग ऑटोनॉमस काउंसिल है, चकमा बोल के मिजोरम में एक अलग ऑटोनॉमस काउंसिल है। जैसा त्रिपुरा में वहाँ वो जो कॉकबोरोक जिसका ट्राइबल है उनको लिए अलग वहाँ एक है। तो सब वहाँ ऑटोनॉमस काउंसिल दिया। सबको तो स्टेट देना बहुत मुश्किल है। जैसा बोलता है कि दार्जिलिंग में एक अलग स्टेट होना चाहिए, कोई बोलता है नॉर्थ बंगाल लेके एक अलग स्टेट होना चाहिए, कोई बोलता है ग्रेटर कुछ बिहार लेके अलग स्टेट होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता है। जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो दो काम किया था। एक हुआ था जो स्टेट ये कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी हुआ था, जिसके चेयरमैन हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रहेगा, इसके पहला एक इंग्लैंड से एक आया था एक कमेटी आया था, कैबिनेट मिशन एक कमेटी आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया उस टाइम में उनको भी एक एडवाइस था, जवाहरलाल नेहरू को भी एक एडवाइस था। क्या एडवाइस था? नेहरू ने क्या बोला था, हमारा देश में बहुत जाति भाषा सब धर्म है, लेकिन हमारा कोई एक धर्म के पाकिस्तान जैसा हुआ ऐसा हमारा देश पाकिस्तान का माफी हिंदुओं को देश होगा नहीं होगा। जैसा मुसलमान के लिए देश बनाया, यहाँ मुसलमान भी रहेगा हिंदू भी रहेगा। जैसा हमारा देश में जो भाषा है, कोई एक भाषा को जो नेशनल लैंग्वेज नहीं होगा। हम लोग 8 शेड्यूल बनाया। 8 शेड्यूल में क्या बोला, कम से कम 29 भाषा को अभी 8 शेड्यूल में अंतर्भुक्त है। ठीक ऐसा करके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आप लोग बरदलोई बोल के असम में चीफ मिनिस्टर थे, तो गोपीनाथ बरदलोई को चेयरमैन करके एक जो 6 शेड्यूल के विषय में एक तो कमेटी बनाया। तो गोपीनाथ बरदलोई रिकमेंड किया इस जगह को 6 शेड्यूल में अंतर्भुक्त करना चाहिए। ये गोपीनाथ बरदलोई कमेटी दार्जिलिंग में भैया आया था। उस टाइम में कुछ आदमी क्या बोला, दार्जिलिंग को पाकिस्तान के साथ जोड़ दो, कोई बोलता है आसाम के साथ जोड़ दे। उस टाइम में भी हम लोग बोला था, गोरखा लीग भी ये डिमांड को सपोर्ट किया था कि दार्जिलिंग के लिए 6 शेड्यूल करके एक तो ऑटोनॉमस काउंसिल बनना चाहिए, जैसा आसाम में जैसा है, नॉर्थ ईस्ट में जैसा है इसमें। और ऐसा जैसा 8 शेड्यूल में नेपाली लैंग्वेज पहला 8 शेड्यूल में नहीं था, वो हम भी वो एजिटेशन किया था। तो आपके हिसाब से, आप इतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रखते हैं, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है? परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन दार्जिलिंग के which is achievable is 6 शेड्यूल ऑटोनॉमस काउंसिल, जैसा कार्बी आंगलोंग में और डिमासा में जैसा हुआ है। 6 शेड्यूल लेना चाहिए। सर कुछ देर पहले आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे बात की थी और इनकम डिफरेंसेस पे बात की थी, और आपने ये भी बोला था कि टीएमसी सरकार है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में नाकाम रही है। तो आपकी पार्टी जो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, आपके पास ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो आप या तो इस पार्टी से साझा करना चाहते हैं, या अगर आप पावर में आते हैं तो आपके पास ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जिससे आपकी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे? हम 3 काम किया था हमारा सरकार, जो ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर थे, वह बुद्धदेव भट्टाचार्य जी चीफ मिनिस्टर थे। एक हम लैंड रिफॉर्म किया था, सभी आदमी को, जैसे एक शेयर क्रॉपर कहा था ना, बर्गादार क्या बोलता है नेपाली में, ना बर्गादार नेपाली अच्छा একটা কি বলছো এটাকে। तो वो जो होता ना, हमने किया था, वो बर्गादार को नाम रजिस्ट्री किया था। अगर बर्गादार को कोई भी उनको हटाएगा ज़मीन से तो बर्गादार को 50% लैंड देना होगा, ये हम चालू किया था। और साथ साथ हम हर जो सीलिंग को बाहर में जो ज़मीन है ना, ये ज़मीन हम दिया था सभी लैंडलेस किसानों को दिया था। इसके गांव में एक इनकम जनरेट किया, इससे एक हम लोग किया था। 2 नंबर हम किया था, जितना भी पोस्ट वैकेंट है, पुलिस में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, एजुकेशन में है, इसीलिए करने के लिए स्कूल सर्विस कमीशन बनाया, मदरसा कमीशन बनाया, इसके साथ में हमने कॉलेज सर्विस कमीशन बनाया। ये सब हम जब बनाया था, उसमें बहुत आदमी को प्रत्येक वर्ष स्कूल सर्विस कमीशन परीक्षा होता था, कॉलेज सर्विस कमीशन परीक्षा होता था। अभी जो वैकेंट जो था उस वैकेंसी भी हम पूरा करता था, फिलअप करता था। ये करके हम कुछ ना कुछ किया है। 3 नंबर जो बुद्धदेव भट्टाचार्य सबसे बड़ा उद्योग लिया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्री बिना एम्प्लॉयमेंट होना बहुत मुश्किल है।
कितना दिन आदमी लोग चॉप बनाएगा, चाय बनाएगा, रास्ते में बिक्री करेगा? नहीं हो सकता है। इसकी इंडस्ट्री, हम लोग की इंडस्ट्री, टाटा को हम लोग लिया था, वो रात मार के उनको निकाल दिया है बंगाल से। कौन किया है? सब कुछ जानते हैं आप। आज चीफ मिनिस्टर बोलता है कि बड़ा बड़ा सेमिनार करता है इंडस्ट्री लेके। नया एक इंडस्ट्री बनाया, बोलिए एक इंडस्ट्री वहाँ है हमारे यहाँ। जो इंडस्ट्री हमने बनाया था, कितना कारखाना अभी तक बंद है। बोला था कि वो सरकार में आएगा तो सब कारखाना खुल जाएगा, खुला है? कोई बंद हुआ कारखाना खुला है? दार्जिलिंग में, पहाड़ में कितना भी, एक वहाँ में भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर छोड़ कर कुछ तो काम नहीं होता है। इसीलिए हमने बोला है कि हमारा जो प्रयास था, सबसे ज़्यादा प्रयास हमारा था। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को मृत्यु के बारे में सबसे ज़्यादा उनको दिल में सबसे चोट लगाया है जब यहाँ से टाटा को सिंगूर से वहाँ से निकाल दिया है। सब आदमी चाहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, अब एक आखिरी क्वेश्चन। सर, मेरा सवाल ये है कि राज्य सरकार को बहुत बार ये कहते हुए सुना गया है कि जब टीएमसी की सरकार नहीं आई थी, उससे पहले जो सरकार थी उनके द्वारा लगातार स्ट्राइक, जिसे हम बंद कहते हैं, वो लगातार उसका आह्वान किया जाता था। बार बार कोई भी छोटा मोटा बात होता था, स्ट्राइक बुलाया जाता था। लेकिन अब जब से टीएमसी सरकार आई है तो स्ट्राइक नहीं होता है ज़्यादातर। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या आपको लगता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज स्ट्राइक? ये बात सही बात बोला है कि हमारे टाइम में प्रत्येक महीना में एक बार करके स्ट्राइक हुआ था, बंद होता था। और अभी वो क्या बोलता है? हम बंद को खिलाफ है, कोई स्ट्राइक करना नहीं, कोई प्रतिवाद करने हम नहीं देगा। स्टूडेंट लोग, डॉक्टर लोग, उनके इतना तिलोत्तमा के ऊपर में ये ऐसा बांग्ला में एक बात बोलता है ना, जो जज बोला बिरल थे बिरलतम, तो ऐसा कभी जो नहीं हुआ। ऐसा एक महिला को, जो सबसे बड़ा चीज़ है, वो जो फिर काम करती है जहाँ वो सरकारी जगह है, वो वाइल शी वॉज इन सर्विस, शी वॉज इन वर्क ड्यूटी, उस टाइम में उनका ऊपर में इतना ऊपर में उनको निर्यातन हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसको पूरा खून किया है। अभी तक ममता बनर्जी उनको, एक आदमी को पहला दिन से बोलता था यह है, उसको स्केपगोट को बोलता ना, उसको तो स्केपगोट बनाएगा। ये खून, मर्डर कभी नहीं हो सकता है और ज़्यादा आदमी को सहयोग छोड़ के। तो जॉन उसको, अगर ये ऐसा काम हमारे टाइम में होता था, आपको याद है एक रिजुआन बोल के एक लड़का था ना, वो सुसाइड किया था, उसके बारे में बाप रे बाप कितना बार स्ट्राइक किया है, कितना हमारे मुख्यमंत्री के विरोध में कितना प्रचार किया था। आपको देखा एक सिंगूर में एक लड़की को वो भी सुसाइड किया था, उसके बारे में कितना 26 दिन अनुसरण किया। सरकारी रोड, वो जो दिल्ली हाईवे जिसे कहता है दुर्गापुर हाईवे बंद करके वो किया था। हम लोग कुछ तो नहीं किया, लेकिन अभी वो देखता है सबसे ज़्यादा बात कहता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगा, वो महिला को सुरक्षा देगा। मैं एक महिला मुख्यमंत्री है बोलते हैं, लेकिन जो महिला मुख्यमंत्री के टाइम में इतना ज़्यादा प्रत्येक दिन पेपर में, अखबार में आप देखिए, एक ना एक महिला के ऊपर में नॉर्थ बंगाल में कितना हो रहा है। चाय बागान में होता है, ट्राइबल के ऊपर में होता है, नेपाली में ऊपर में होता है, माइनर एक माने लड़की, उनके ऊपर में सिर्फ रेप नहीं, उसके बाद खून भी हो जाता है। ये तो हो रहा है। तो हम लोग नहीं, वो हड़ताल करता था, अभी भी हम लोग को भी हड़ताल करना चाहिए, हम नहीं बोलता है, लेकिन प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए। वो लोग कोई प्रोटेस्ट करने नहीं देता है। वो लोग डॉक्टर लोग उसको प्रतिवाद किया है, इसीलिए उसको सबको शोकस किया है, उनको नौकरी से निकाल देने के लिए कोशिश कर रहा है। हम वो जो किया है वो हम भी ऐसे करेगा नहीं, दोनों पार्टी में बहुत फर्क है। धन्यवाद आप सभी का भी। और अशोक दा, आपके साथ काफ़ी लंबा समय बिता है और ये जायज़ भी था। इस बार का ये जो एपिसोड है 10 को, ठीक हुआ है, बहुत अच्छा हिंदी हुआ है आपका। काफ़ी अच्छा आपने बोला, जैसा आप बता रहे थे कि आपकी हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आप काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। और
दर्शकों मैं बता दूं ये एपिसोड थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको देखना जरूरी है क्योंकि इनका अनुभव भी काफ़ी लंबा है। इसलिए हम आज इनसे लेट्स टॉक में इन्हें आज मेहमान बनाकर हमने बुलाया था। और अशोक भट्टाचार्य हमारे साथ थे, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, मेयर भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, और बहुत लंबा अनुभव था इनका। इसलिए थोड़ी बातचीत थोड़ी लंबी हो गई। हमारे जो लोग थे उनका भी सवाल थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन अशोक भट्टाचार्य ने जो हमसे जो बातचीत की उससे ऐसे काफ़ी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं जो ये बोलना चाहते थे। और कई ऐसी बातें थी जो कि वामपंथियों का जो आज जो जिस जगह पर आकर खड़ी हुई है वामपंथ, उसके बारे में भी कुछ खुलकर बातें आई। उससे मैं इस पूरे एपिसोड के समापन से पहले मैं चाहूँगा अशोक दा, आप अगर सीधे तौर पे हमारे दर्शकों से कोई कुछ सुझाव या कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं, कोई अपील करना चाहते हो। हम दर्शकों को हम यही बोलूँगा कि बंगाल में अभी इतना अनजस्टिस काम हो रहा है, अभी जनता जस्टिस चाहता है। ये जस्टिस महिला के लिए हो सकता है, बेरोजगार के लिए भी हो सकता है, और भी सबको लिए भी हो सकता है। बंगाल के जनता अभी जस्टिस चाहता है। जस्टिस मिलने के लिए आपको ये जो संघर्ष ये जारी रखना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने सुनी अशोक भट्टाचार्य ने क्या अपील की, और एक दिग्गज नेता हमारे साथ आज बैठे थे। लगभग 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का समय इन्होंने दिया है। बहुत सारी बातें हैं। आप इस पूरे जो कार्यक्रम है इसको जरूर देखिएगा शुरुआत से लेकर अंत तक। आपको हो सकता है कि बहुत सारी बातें जो अशोक भट्टाचार्य के बारे में आपको पता ना हो, या हमारे इस सिलीगुड़ी के राजनीति के बारे में पता ना हो, वो सारी बातें आपको इस एपिसोड में मिलेगी। तो आप यूं ही हमारे कार्यक्रम देखते रहिए और हमें दीजिए आज्ञा। हर समय खबर समय। धन्यवाद।